This is Business Plus and you're watching the Market Show. I'm your host तारिक खान जावेद. नाज़रीन, आज हम बात करेंगे स्टॉक एक्सचेंज पे तफसील में, क्योंकि आज एक बेंचमार्क टूटा. 13,000 का जो एक लेवल था वो आज क्रॉस कर गया है. मार्केट ने क्रॉस किया सुबह सुबह. 56 मिलियन की टर्नओवर हो चुकी है. 13,040 पे मार्केट पहुंच गई. ये इस दिन का बहुत दिनों से इंतज़ार था. बहुत सारे लोग इसको एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन कल हमने देखा कि जब शुरू हुई मार्केट तो थोड़ी नीचे गई, फिर आखिर में पॉजिटिव बंद हुई. लेकिन आज सुबह से जो है माशाल्लाह काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई है मार्केट में. और आज का शो हम डेडिकेट करेंगे स्टॉक मार्केट पे, और हम बात करेंगे 3-4 लीडिंग एक्सपर्ट से कि ये जो सिचुएशन पहुंची है ये क्यों पहुंची और इसके आगे क्या नज़र आ रहा है उनको. क्या ये मज़ीद आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं मार्केट को, या कोई करेक्शन के चांसेस हैं. ओवरऑल हम बात करेंगे कि मार्केट के फंडामेंटल्स कैसे हैं, हाउ डज़ इट कंपेयर विद द रीजनल मार्केट्स, और इसकी उस बेसिस पे पीई रेशियो वाला के बेसिस पे कहाँ तक इसकी लेवल सस्टेन कर सकती है टेक्निकली. उससे पहले कि मैं अपने एक्सपर्ट से बात करूं, मैं एक दो अहम खबरें जो हैं वो उसको पहले आपसे डिस्कस करता हूं, फिर हम स्टॉक मार्केट पे वापस आएंगे. नाज़रीन, कल एक बहुत ही खुश आइन दिन इस पॉइंट ऑफ व्यू से था कि एक बड़ी ज़बरदस्त पेशरफ्त हुई है कि पाकिस्तान के कैबिनेट ने एक डिसीजन लिया, बहुत ही बोल्ड डिसीजन, कि इंडिया के साथ जो ट्रेड रिलेशनशिप है उसको बिल्कुल रिस्टोर करना है, उसी लेवल पे ले जाना है जो बहुत पहले हुआ करता था. एक बड़ी अहम डिसीजन ये हुई कि 1209 आइटम्स को नेगेटिव लिस्ट पे रख के बाकी तमाम चीज़ों को उन्होंने ट्रेड के लिए अलाउ कर दिया है. और उससे भी ज़्यादा बोल्ड बात ये हुई कि उन्होंने साथ साथ ये भी ऐलान कर दिया कि ये 1209 आइटम्स जो हैं उनको भी फेज आउट कर दिया जाएगा इस साल के एंड तक. यानी सिर्फ 10 महीने में इंडिया पाकिस्तान के दरमियान जो इकोनॉमिक बॉर्डर्स हैं वो एक तरह से ख़त्म हो जाएंगे. और जो सेफ्टा का जो एग्रीमेंट हमने बहुत पहले साइन किया था उस पर फुल्ली अमल दरामद हो जाएगा. ये कितनी बड़ी अहम खबर है, इसका अंदाज़ा लगाना लोगों के लिए बहुत मुश्किल है. ये जो रुकावट इंडिया पाकिस्तान के दरमियान तिजारत में थी, इससे न सिर्फ कि पूरे रीजन में एक टेंशन था, दोनों मुल्कों में ख़ास तौर से इंडिया पाकिस्तान में डिफेंस एक्सपेंडिचर बहुत बढ़ गए थे, गुर्बत बेइंतहा बढ़ गई थी. इंडिया में 50 करोड़ लोग इस वक्त भूख से मर रहे हैं. इंडिया में पाकिस्तान में 4-5 करोड़ लोग भूख से मर रहे हैं. इससे ज़्यादा गुर्बत पूरी दुनिया में कहीं नहीं है. और एक्सपर्ट्स का ख्याल ये था, मुत्तफ़िक़ा राय ये थी कि इसको ख़त्म करने के लिए सबसे पहले इन दोनों मुल्कों के दरमियान टेंशन ख़त्म होना चाहिए. और टेंशन ख़त्म होने के लिए बहुत ज़रूरी है कि तिजारत शुरू हो. कैबिनेट का ये डिसीजन उस तनाज़ों में भी बहुत अहम हो जाता है कि हमने देखा कि पिछले दिनों कुछ राइट विंग पार्टीज़, जमात इस्लामी वगैरह ने बड़े बड़े रैलीज़ किए पूरे मुल्क में, और ये कहा कि इंडिया से जो दोस्ती करेगा वो इस्लाम का गद्दार होगा, पाकिस्तान का गद्दार होगा, इंडिया से नफरत का रिश्ता है. इस तरह की बातें हुई बड़ी बड़ी रैलीज़ में. उसके बावजूद इस कोलिशन गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया, और इतना बोल्ड डिसीजन लिया कि न सिर्फ ये कहा कि हम ये पूरा ये इस पे अमल करेंगे सेफ्टा के एग्रीमेंट पे, बल्कि सेफ्टा की एग्रीमेंट की जो डेडलाइन थी 2013 को, उससे भी एक साल पहले उस पर अमल करने का ऐलान कर दिया. इसके साथ ही साथ हम उम्मीद करते हैं कि कुछ और बोल्ड डिसीजंस होंगे वीज़े के सिलसिले में, कश्मीरी ट्रेड के सिलसिले में, बॉर्डर्स को खोलने के सिलसिले में, जो कि मुझे लगता है कि एक लॉजिकल कंक्लूजन है. कश्मीर में आपको पता ही होगा नाजरीन के 2 दिन से बढ़ा के 4 दिन की ट्रेडिंग अलाउ कर दी गई है, जिसके तहत दोनों तरफ के लोग एक दूसरे तरफ आके 4 दिन तक ट्रेड कर सकते हैं. उससे एक बहुत बड़ा रिलीफ आया है कश्मीर में. अगर ये और नंबर्स बढ़ा दिए जाए, पूरे हफ्ते खोल दिया जाए, साथ ही साथ वीज़ा रिजीम ऐसा कर दिया जाए कि इस पाकिस्तान के इलाके के कश्मीरी और इंडिया में जो लोग कश्मीर हैं वो एक दूसरे को बहुत आसानी से आ जा सकें. मिसाल के तौर पे उनको मल्टीपल वीज़ाज़ दे दिए जाएं, तो ये मसला जो कश्मीर का जो है ह्यूमैनिटेरियन पॉइंट ऑफ व्यू से कम बहुत हद तक हल हो जाएगा. दुनिया भर में वीज़ा देना कोई इतनी बड़ी बात नहीं मानी जाती, बल्कि तमाम मुल्क आपस में कम्पीट करते हैं वीज़ा देने में, ताकि उनके मुल्क में लोग ज़्यादा से ज़्यादा आएँ, टूरिज़म बढ़े और आमदनी उस तरह से एक इकनॉमिक में हल चलाए. नाज़रीन, आइए अब हम बात करते हैं सलमान नकवी साहब से, एक लीडिंग एक्सपर्ट. उनको आपने अक्सर हमारे शोज़ में देखा होगा. सलमान साहब, कैन यू हियर मी? हेलो सलमान साहब, कैन यू हियर मी?
हाँ, थोड़ी हल्की आवाज है प्लीज। सलमान साहब, आज 13,000 की लिमिट को स्टॉक एक्सचेंज ने क्रॉस कर दिया। टर्नओवर भी हमने देखा कि काफ़ी हेल्दी है, 56 मिलियन वगैरह का। इस पे पहले तो आप जनरल कमेंट करें कि हाउ यू सी दिस, डू यू थिंक दिस इज सस्टेनेबल लेवल और इट विल अगेन कम डाउन? देखें, अभी क्योंकि मार्केट जब बंद होती है वो क्लोजिंग देखने के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इंट्राडे में फ्लक्चुएशन में ये कुछ भी हो जाए, असल चीज देखना होगी क्लोजिंग पे कितना ऊपर बंद होती है और कितने वॉल्यूम से बंद होती है। जितने ज्यादा वॉल्यूम से मार्केट नया हाई बनाती है वो तेजी की निशानी होती है। तो उम्मीद इंशाल्लाह अच्छी है। अब तक की जो परफॉर्मेंस है उसके लिहाज से लग रहा है इंशाल्लाह आज जो है अब 13,000 मार्केट बंद हो सकती है, और अच्छे वॉल्यूम के साथ अगर बंद हुई और अब 13,000 बंद हुई तो फिर मार्केट में आप समझ लें कि मजीद आगे भी अगले हफ्ते भी तेजी जारी रह सकती है। समझ साहब, फंडामेंटली आप लोगों की जो कैलकुलेशन है वो क्या लेवल होनी चाहिए मार्केट की इस वक्त, बेस्ड ऑन आवर पी रेशोज, बेस्ड ऑन आवर परफॉर्मेंसेज जो अभी रिसेंटली रिजल्ट्स आए हैं, उनके बेसिस पे आप क्या लेवल, सस्टेनेबल लेवल लॉन्ग टर्म में एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखें, एक्चुअली इंडिविजुअल परफॉर्मेंस रिजल्ट ऑयल सेक्टर में, सीमेंट में, बैंक में बहुत शानदार है और वो ऑनलाइन है, और इसकी वजह से इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि मार्केट पॉजिटिव रह सकती है। हाउएवर कुछ इश्यूज हैं बुनियादी, कैपिटल गेन टैक्स के का इशू है, उसमें फ्रेशअप होनी चाहिए। साथ साथ जो है हमें रिलेशन जो है हम उससे भी नजर रखते हैं, वो आजकल उसमें फिर एक टेंशन नजर आ रहा है, तो वो बेहतर होने चाहिए। दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैं समझता हूँ आइंदा ये ट्रिगर साबित हो सकते हैं मार्केट के लिए। अगर यहाँ से पॉजिटिविटी हमें मिल गई तो इंशाल्लाह मार्केट जो है वो और अच्छी, बेहतर और ऊपर जाते हुए देखेंगे। देखिए, पहले हमारी मार्केट 15,700 पे भी गई है और अभी हम 13,000 पे आ गए माशाल्लाह। आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि ये 14,000 पे जा सकती है? देखिए, ये दो इशू जो मैंने बताए हैं जा सकती है। अगर ये पॉजिटिव दिखना है क्योंकि इसके ऊपर हम डिपेंडेंट, फंडामेंटल सपोर्ट करते हैं 14 पे, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इन दो इश्यूज की वजह से मार्केट जो है वो यकीनन इनके ऊपर डिपेंड करेगी। अगर ये अकॉर्डिंग टू दी अवर विशेष ये दो इश्यूज सॉल्व होते हैं, अमेरिका से रिलेशन और कैपिटल गेन टैक्स इशू, तो यकीनन मार्केट जो है वो मजीद ऊपर जा सकती है। सलमान साहब, बहुत शुक्रिया आपके इनपुट का। नाजरीन, ये सलमान नकवी साहब की इनपुट थी। वो कह रहे हैं कि ये जो लेवल आया है ये बिल्कुल सपोर्टेबल है और हम 14,000 भी देख सकते हैं फंडामेंटल्स के बेसिस पे। जो हमारी ख़ास तौर से उन्होंने एम्फसाइज़ किया ऑयल सेक्टर और बैंकिंग सेक्टर जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और उस रिजल्ट्स के बेसिस पे और हमारी जो पी रेशो है ख़ास तौर से उसको आप कंपेयर करें रीजन्स में और वर्ल्ड वाइड भी, उस लिहाज से ये जो लेवल है 13,000 का या इवन 14,000 का सस्टेनेबल है। फंडामेंटल्स इसको सपोर्ट करते हैं, ये बड़ी खुशाइन बात है। टर्नओवर के बारे में भी उन्होंने कहा कि टर्नओवर अभी इस वक्त बहुत अच्छे हैं और उम्मीद है कि और बेहतर होंगे। और एक ख़ास बात उन्होंने एम्फसाइज़ की कि एंड रिज़ल्ट जो होता है डे का वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इंटर डे की इतनी अहमियत नहीं होती। लेट्स होप के थ्रू आउट द डे थिंग्स रिमेन गुड। नाज़रीन, अब आइए मैं एक और न्यूज़ की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। इम्पॉर्टेंट इकनॉमिक न्यूज़ है कि यूएस ने हमें थ्रेट किया है कि अगर हमने ईरान से गैस लिया तो इसके बड़े बुरे नतायज हो सकते हैं। पहले तो वो कुछ आराम से बोल रहे थे, लेकिन अब बड़े सख्त लहजे में ये बात कह रहे हैं, और वो ये कहते हैं कि ईरान पे हम एक तरफ सैंक्शन लगा रहे हैं और एक तरफ आप जो है तजारत बढ़ाने की बात करें। दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। और आपको ये पता ही होगा कि कल भी हमने इसका जिक्र किया था कि ईरान ने हमें डेफर्ड पेमेंट पे 80,000 बैरल ऑयल देने की पेशकश की है, 3 महीने के डेफर्ड पेमेंट पे। एक बहुत ही लिक्रेटिव और बहुत ही अच्छा ऑफ़र है जिसको हम इन हालात में, जबकि हमारी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी टाइट है, क्योंकि आईएमएफ को हमने रीपेमेंट शुरू कर दिया है, अभी हमने 1.2 बिलियन दिया है, हमें टोटल 3 बिलियन हमें जून तक देना है। किसी किस्म का क्रेडिट, किसी किस्म के कंसेशन किसी इलाके से हमारे लिए बड़ी वेलकम है, हम इसको कैसे इग्नोर कर सकते हैं। दूसरी बात जो है वो ये है कि गैस पाइपलाइन के लिए ईरान ने जो है हमें $250 मिलियन ऑफ़र किया है कि आप हम अपने इलाके में हम उसको काम कर सकें। आपको पता है कि हम लोग इतने गैस स्टाफ्ड हैं, इतनी हम एनर्जी स्टाफ्ड कंट्री हैं कि हमें ये शदीद इसकी ज़रूरत है कि हम
कम से कम गैस पाइपलाइन मिसाल के तौर पे हम तुर्बत तक ही ले आएँ, तुर्बत गवादर वाले के भी नीड पूरे हो जाए तो एक बहुत बड़ी सेक्शन का फ़ायदा हो सकता है। आपको पता ही होगा कि जो गवादर वाला का इलाका है वहाँ पे जो बिजली आती है वो ईरान से ही आती है। वो पहले 35 मेगावाट आती थी, अब उसको ईरान ने बढ़ा के 70 मेगावाट कर दिया। ये भी बड़ी अच्छी बात है। अब हम कैसे इन चीज़ों को इग्नोर करके अमेरिका के प्रेशर पे आके हम इन चीज़ों को कैसे इग्नोर कर सकते हैं? एक बड़ी एक अजीब हमारी ज़िंदगी लाइफ नेशनल लाइफ में एक अजीब मोड़ आया है। नाज़रीन, अब हम बात करेंगे एक और एक्सपर्ट से। हेलो 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 फरकान पंजानी साहब, बात कर रहा हूँ सर। वेलकम टू द शो। पंजानी साहब, आज 13,000 के लेवल क्रॉस किया, उस पर पहले तो कुछ आप कमेंट करें, फिर आपसे एक दो और बातें करनी है। सर, मार्केट ने अपना मोमेंटम को बिल्डअप किया। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर में एक न्यूज़ थी कि कैटेगोरिकली शायद प्रेसिडेंशियल ऑर्डर ला के सीजीटी के रूल्स को इम्प्लीमेंट करवाया जाएगा, जो हम लोग पहले डिस्कस करते हुए आ रहे हैं कि इस वक्त कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स बहुत ज्यादा जरूरी है मार्केट के अंदर, और उसी का एक मेजर आज नजर आया, इसीलिए मार्केट इतनी तेजी है और लगता है कि मार्केट इस तेजी को कंटिन्यू करेगी गोइंग। फाइनली ये हमारे प्रेसिडेंट लेवल तक ये हमारी के स्टॉक मार्केट की तरफ ख्याल आया है और उस पर वो अर्जेंट डिसीजंस ले रहे हैं। इसी में मैं ये भी कहूँगा कि ये जो कल मोस्ट फेवर्ड नेशन देने के सिलसिले में जो कैबिनेट का डिसीजन आया परसों, वो भी देखिए कि एक तरह से देखा जाए तो इकॉनमी की तरफ तवज्जो की निशानदेही करती है और बहुत ही बोल्ड डिसीजन इन द सेंस के कुछ रिलीजियस पार्टीज इसको अपोज कर रही थी। मेरे ख्याल में इसका भी पॉजिटिव इम्पैक्ट आया है मार्केट में, क्योंकि अगर इंडिया से नॉर्मलाइज हो जाते हैं ट्रेड रिलेशनशिप्स, आना जाना बढ़ जाता है, तिजारत में बहुत तेज़ी आएगी, टूरिज्म में बहुत तेज़ी आएगी, शायद उसका भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हो। और ये प्रेसिडेंशियल ऑफर की जो ऑर्डर की जो आपने बात की वो भी अहम है। पंजवानी साहब से एक बात एज एन एक्सपर्ट ये पूछता हूँ मैं कि ये 13,000 के लेवल आ गया, क्या आप समझते हैं कि ये सस्टेनेबल है? देखिए, सस्टेनेबल होने की 3-4 वजूहात है इसके अंदर। बिल्कुल मुझे लगता है कि ये सस्टेनेबल लेवल है। ड्यू टू सम रीजंस थोड़ी सी करेक्शन मार्केट में आ सकती है 2-4 दिन के अंदर, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड ये सस्टेनेबल है, इवन दो वी एक्सपेक्ट कि मार्केट इस लेवल को भी क्रॉस करेगी। उसके 2-3 रीजंस हैं। प्राइमरीली फर्स्ट रीजन जो आपने खुद ने भी हाईलाइट किया, इकोनॉमी, गवर्नमेंट का जो कंसर्न है कंप्लीटली फ्रॉम पॉलिटिकल प्रेशर हट के सीधा इकोनॉमी पे आ गया है। बहुत सारे बोल्ड स्टेप्स लिए जा रहे हैं। आप ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन देखें, आप MFN का इंडियन स्टेटस देखें, आप अभी ये जो सीजीटी के इशू के ऊपर इतने बड़े डिसीजन दिया गया है वो देखें, तो चीजें, थिंग्स आर टर्निंग गुड। जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आखिरी का जो एक साल होगा वो इकोनॉमी के लिए एक साल होगा, वो बिल्कुल नजर आ रहा है। PSDP गवर्नमेंट ने इंप्रूव कर दी। तो यह सारी चीजें ऐसी हैं जो इन्वेस्टर्स के या तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हैं या इकोनॉमी को एक सही पाथ पे लाने के मेजर्स हैं। तो ये एक साल मुझे अच्छा नजर आता है इकोनॉमी का। तो गोइंग फॉरवर्ड मुझे लगता है मार्केट इस लेवल को सस्टेन कर लेगी। 14,000 पे जाएगी मार्केट? हो सकता है, ऐसा लगता है। हम लोग को स्पेकुलेशन नहीं करनी चाहिए, हम लोग को देखना चाहिए कि मार्केट के अंदर कितना पोटेंशियल मौजूद है, मार्केट के अंदर किस फंडामेंटल वैल्यू को मार्केट ड्राइव कर रही है। इंटरनेशनल मार्केट्स को भी देखें तो हम काफी ज्यादा डिस्काउंट पे हैं, फंडामेंटल फैक्टर्स को देखें काफी ज्यादा डिस्काउंट को है। आई कैन नॉट कोट यू अ नंबर राइट नाउ कि कितने हद तक मार्केट जा सकती है, लेकिन हाँ, मार्केट का पॉजिटिव मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। किन सेक्टर्स को आप ज्यादा पॉजिटिव देखते हैं? सर, ये जो इकोनॉमी के फैक्टर्स हो रहे हैं जो मैंने अभी पहले भी हाईलाइट किए, ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन हो गई, डिस्पाइट द फैक्ट कि अमेरिका का काफी कंसर्न है इसके ऊपर, लेकिन हमारी एनर्जी शॉर्टेजेस बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेवल के ऊपर जो है ना, अलार्मिंग लेवल के ऊपर हाई है। हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ इससे स्लो डाउन हो रही है। कोई भी इसकी तरफ विल बी गुड फॉर द इकोनॉमी। आप इंडिया के MFN स्टेटस की बात करते हैं, कुछ इंडस्ट्रीज का कंसर्न है, लेकिन वो कंसर्न तो हमेशा रहेंगे। लेकिन गोइंग फॉरवर्ड चीजें रहती है तो इंडिया के साथ हमारी इकोनॉमी, ट्रेड बैलेंस सब इंप्रूव होगा, तो ये भी एक अच्छी पॉजिटिव न्यूज है। उसके बाद आप मार्केट पर्सपेक्टिव में देखें तो कैपिटल गेन टैक्स की न्यूज है, वो भी काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर है इन्वेस्टर्स के लिए, छोटे इन्वेस्टर्स के लिए खास तौर पे। वो मार्केट में वॉल्यूम्स को वापस लेके आएंगे, तो ये सब चीजें बहुत अच्छी होती जा रही है। गोइंग फॉरवर्ड कोलिशन सपोर्ट फंड की भी न्यूज आ रही है कि जिस तरह हम लोग नेटो सप्लाई, अगर हमारी पार्लियामेंट अलाउ करती है और नेटो सप्लाई को हम लोग ऑनलाइन करते हैं, तो शायद उसकी तरफ से भी यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से हमें कुछ पेमेंट्स आ जाए। तो सारी चीजें जो है गोइंग फॉरवर्ड नेक्स्ट 3-4 महीने में पॉजिटिव होने लगी हैं, इसलिए मार्केट को उसका इम्पैक्ट बिल्कुल लेना चाहिए। पंजवानी साहब, नेटो सप्लाई के बारे में एक मैं इनपुट देना चाहता हूं बेस्ड ऑन दी गेस्ट वी हैव बीन हैविंग विद अस। वो कह रहे थे कि $5 बिलियन हम कमाते हैं इस वक्त भी, डिस्पाइट द फैक्ट कि एक्चुअली वी डू नॉट चार्ज द मच।
اور اس پہ مزید انکریز کرنے کی بہت بڑی جمپ کی بات ہو رہی ہے. تو یہ $7-8 بلین کے انکم کا ایک سورس ہے, اور اگر یہ نیٹو اس کو بحال کر دیتے ہیں, جس کے میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ چانسز ہیں, اگین ویری گڈ فار the ٹرانسپورٹ انڈسٹری, a vital industry which provides a lot of jobs. اور ایک طرف ہم ایران کی وجہ سے امریکہ سے ٹینشن لے رہے ہیں, اور دوسری طرف ان کو تھوڑا سا ہم ریلیف دیں تو شاید ایک بیلنس ہو جائے, ادروائز we might end up in a big fight with US. دیکھیں بیلنس ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. اپنا ایک سینٹرل ایشین کنٹری کا نام میں نام نہیں لینا چاہوں گا, اس کنٹری کے اندر بھی آپ دیکھیں گے تو اسی طرح کی ایک ٹریٹی ہے یونائٹڈ اسٹیٹس کے ساتھ, جہاں پہ ایک بہت اچھا خاصا ہیفٹی اماؤنٹ ان کے ارننگ کا ایک ہیفٹی اماؤنٹ جو ہے نا اس اسٹیٹ ایگریمنٹ کے تھرو آتا ہے. تو ہمیں بھی لگتا ہے کہ بالکل اس کو ریشنلائز کرنے کی ضرورت ہے. میں نارملائز کا ورڈ استعمال نہیں کروں گا, ریشنلائز کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں بھیجنا ضروری ہے. وی کین ناٹ ٹالریٹ کہ ہم لوگ ایک اتنی بڑی سپر پاور کے اوپر سے ایک تھریٹ لے لیں گوئنگ فارورڈ, جس کے ہم لوگ کو لگتا ہے کہ جس کی اکانومیکل پاور بھی بہت ہے اور جس کی فنڈامنٹل ملٹری پاور بھی بہت ہے. تو ہم لوگ یہ رسک لے نہیں سکتے. ریشنلائز کرنے کی ضرورت ہے. بالکل ٹریڈ ایگریمنٹ کو ریشنلائز کیا جائے گا, اور ایکسپیکٹیشن یہی ہے کہ ود اے فردر نیو کانٹریکٹ, ود نیو ٹرمز, نیو ایگریمنٹ جس کو آپ الاؤ کریں گے, اور آپ ٹالریٹ اس وقت نہیں کر سکتے. آپ آئی ایم ایف کی پیمنٹ کے اندر ہیں, اور یونائٹڈ اسٹیٹس کا آپ کو پتا ہے کہ آئی ایم ایف کے اوپر ایک کافی زیادہ لاسٹ ٹائم میں ہمیں کچھ ریلیکسیشن ملی تھی ہمارے فنڈامنٹل فیکٹرز کے اوپر. تو بہت ساری چیزیں ہیں جس کو دیکھتے ہوئے کرنا چاہیے, اور یہ بالکل ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہوگا گوئنگ فارورڈ, بیکاز جب تک ان کی فوجیں ہیں تب تک ان کو چیزیں چاہیے, اور پاکستان از دا اونلی وے آؤٹ فار دیم. تو کچھ ٹرمز بالکل چینج ہوں گے. پاکستان ناؤ ہیز دا پاور, پرائسنگ پاور آئی وڈ سے, ٹو ری نیگوشیٹ دا ٹرمز. بالکل. دیکھیے جہاں تک آپ نے یو ایس کے پاور کی بات کی, ملٹری پاور میں تو اس کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. وہ $700 بلین خرچ کرتے ہیں اپنے ملٹری ایکسپینڈیچر پہ, ہم لوگ 3-4-5 بلین خرچ کرتے ہیں, کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. جہاں تک اکنامک پاور کا تعلق ہے, ان کی جو پوری کنسورشیم ہے جس میں جاپان بھی شامل ہے, عربس بھی شامل ہے, آئی ایم ایف بھی ان کے انڈر میں ہے, ساری چیزیں ان کے پاس ہے. صرف ابھی ایران پہ انہوں نے ان کے سینٹرل بینک پہ پابندی لگائی. ایران بالکل بیٹھتا جا رہا ہے, اس کی کرنسی 1/3 گر گئی ہے. اس کے علاوہ ساری ٹریڈنگ وہاں رک کے رہ گئی ہے, وہ صرف پریشان ہو کے رہ گئے, اسی لیے وہ پاکستان کی طرف زیادہ بارٹر وغیرہ کرنے کی باتیں کریں. تو امریکہ سے ٹکر لینا تو کوئی عقل مندی کی بات ہے ہی نہیں. مگر ایران کو بھی ہم نہیں چھوڑ سکتے, ہمارا پڑوسی ہے, ہمارا برادر ملک ہے, اور ہماری ایک نیچرل ٹریڈنگ ہے جس کو ہم ختم بھی نہیں کر سکتے چاہے بھی. تو ایک بیلنس کریٹ کرنا پڑے گا. پنجوانی صاحب بہت شکریہ آپ کے کنٹریبیوشن کا. ناظرین یہ تھے مشہور اینالسٹ فرقان پنجوانی صاحب. وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مارکیٹ ڈیفینیٹلی سسٹینیبل ہے 13,000 پلس پہ. فنڈامنٹلز ہمارے اچھے ہیں, ہمارے کافی سیکٹرز اچھا پرفارم کر رہے ہیں. فنڈامنٹلی دی کنٹری از گڈ. اور یہ جو گورنمنٹ نے 2-3 بولڈ اسٹیپس لیے ہیں, ایم این ایف کا ہے, ایران کے پائپ لائن کے سلسلے میں ہے, اور خاص طور سے جو ابھی پریزیڈنٹ نے خود سے انٹروین کیا ہے, کہا کہ امینڈ کرے جلد سے جلد ایس سی سی پی کے رولز کو, تاکہ جو یہ کچھ ایشوز ہیں اسٹاک ایکسچینج کے وہ ختم ہو. دیز آر گڈ تھنگز. گورنمنٹ از فائنلی ٹیکنگ گڈ ڈیسیشنز, بولڈ ڈیسیشنز, اینڈ پوٹنگ لاٹ آف ایمفیسس آن اکانومی. ناظرین اسی کے ساتھ میں لیں گا ایک چھوٹا سا بریک کے بعد پھر حاضر ہوتا ہوں. ناظرین ویلکم بیک. ہم بات کریں اسٹاک ایکسچینج کی, اور آج جو اسٹاک ایکسچینج نے 13,000 کی لمٹ کراس کی ہے اس پہ بات ہو رہی ہے مختلف ایکسپرٹ سے. اب ہم انشاءاللہ بات کریں گے امین یوسف صاحب سے تھوڑی دیر میں. ان سے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ جو لیول 13,000 کراس کیا ہے وہ سسٹینیبل نہیں ہے یا نہیں. ساتھ ہی ساتھ ہم بات کرنا چاہیں گے ان سے کہ یہ جو فیڈرل گورنمنٹ نے موسٹ فیورڈ نیشن کا جو اسٹیٹس کے سلسلے میں نیگیٹو لسٹ کو اپروول دی ہے 1209 آئٹمز کی, اس کا کیا امپیکٹ ہے مارکیٹ پہ, اکانومی پہ جنرلی, اور اوور آل جو اس ریجن کے سچویشن پہ. امین صاحب ویلکم ٹو دا شو. تھینک یو جی. امین صاحب ایک تو پہلے آپ بتائیں کہ یہ جو 13,000 کی لمٹ ہم نے آج صبح کو کراس کر لی, اس کے بارے میں آپ کے کیا تاثرات ہیں؟ دیکھیں مارکیٹ تو اوبیسلی مارکیٹ میں جس طرح سے ایس آر او کا ایشو ہے کہ آج بھی نیوز پیپر میں آیا ہوا ہے. اب جو اس کی وجہ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ
जो SRO की जगह प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के थ्रू ये CGD का जो मसला है उसको रिजॉल्व किया जाएगा। तो इसकी वजह से कल देखा आपने मार्केट में थोड़ा सा नीचे नंबर्स दिखा है, लेकिन आज फिर मार्केट में एक्टिविटी और प्लस रिजल्ट सीजन बहुत अच्छा है, रिजल्ट बहुत अच्छे आ रहे हैं, बैंक के भी रिजल्ट अल्फला का जो रिजल्ट आया उससे भी मार्केट के लिए काफी जो पॉइंट्स कंट्रीब्यूट किए। तो लग रहा है आने वाले दिनों में जैसे अगर ये ऑर्डर आ जाता है तो मार्केट और थोड़ी सी ऊपर जाएगी, लेकिन मार्केट में करेक्शन भी ड्यू है क्योंकि काफी पॉइंट्स बढ़ चुके हैं। अभी साहब अगर ये जो टैक्स का इशू साइड पे चला जाए तो फंडामेंटल बेसिस पे इकोनॉमिक इश्यूज पे ऑन द बेसिस ऑफ PE रेशियो एंड एवरीथिंग 13,000 इज सस्टेनेबल लेवल? बिल्कुल सस्टेनेबल लेवल है। आप देखिए 2-3 साल से जो मार्केट में एक्टिविटीज नहीं हो रही थी उसकी वजह ये थी कि मार्केट में वॉल्यूम भी थे, प्रॉपर प्राइस डिस्कवरी नहीं थी। अब आप देख रहे हैं कि रिटेल इन्वेस्टर भी वापस मार्केट में आ रहा है और रिजल्ट भी अच्छे आ रहे हैं, तो मार्केट इसकी सस्टेन बिल्कुल करेगी। और देखिए आप पिछले आप रिकॉर्ड दिखा के देखें मार्केट का, तो मार्केट ने हमेशा सस्टेन किया और मार्केट में हमारी जो मार्केट है हमेशा बेस्ट मार्केट रही है। फॉरेनर्स भी हमारी मार्केट में क्यों आता है क्योंकि मार्केट में लिक्विडिटी काफी होती थी, इसके लिए इन आउट होना आसान होता था। अभी साहब जो एक कैबिनेट ने डिसीजन लिया है इंडिया के सिलसिले में, मोस्ट फेवर्ड नेशन के सिलसिले में, और उसने कहा कि 2012 के एंड में जो 1209 आइटम्स रह गए हैं नेगेटिव लिस्ट में उनको भी ख़त्म करके 0 to 5% टैक्स रिजीम लागू हो जाएगा, विच इज़ एज पर द सेफ्टा एग्रीमेंट। हाउ यू सी दैट न्यूज़? देखिए बिल्कुल ये भी अच्छी चीज है। देखिए ना ट्रेड डेफिसिट हमारा अगर कम होगा, ऑब्वियसली ट्रेड डेफिसिट कम होगा तो बेहतर होगा, मार्केट के लिए भी बेहतर होगा, इकोनॉमी के लिए भी बेहतर होगा। लेकिन हमारा जो इशू है ऑयल का इशू है, ऑयल प्राइसेस ऊपर जाएंगी वो हमारे लिए इशू है। अगर ऑयल प्राइसेस ऊपर जाती है तो थोड़े से प्रॉब्लम आ सकते हैं, लेकिन ईरान से अगर जो इशू है डेफर्ड पेमेंट पे अगर ये ऑयल मिल जाता है तो ये भी अच्छी चीज है, पॉजिटिव चीज है इकोनॉमी के लिए। और प्लस ये भी अखबार में आज था कि लिस्टेड और नॉन लिस्टेड कंपनीज में भी टैक्स रेट में भी जो फर्क आएगा उसका भी मार्केट ऑब्वियसली इफेक्ट लेगी, और जो कंपनीज नॉन लिस्टेड है वो आके लिस्ट करवाएगी तो इससे भी मार्केट का बेस बढ़ेगा। अभी साहब एक और आपसे आपकी प्रेजेंस का फ़ायदा उठाऊं, US ने जो वार्निंग दी है पाकिस्तान को IP गैस पाइपलाइन के सिलसिले में, व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? देखिए ऑब्वियसली वो तो बिल, लेकिन आप देखिए इसमें ये भी है कि अफगानिस्तान है, इंडिया भी है। अब ये बैठ के बिल जो कि ये लोग बात करेंगे क्योंकि हमारे इशूज एनर्जी के इशूज हैं हमारे, अगर वो हमारे कहीं से भी यूज हो जाते हैं, वैसे ईरान से हो जाते हैं, कहीं और से भी हो जाते हैं, हमारा इशू तो इकोनॉमी में जो एनर्जी की प्राइसेस है, एनर्जी की प्राइसेस आपका अगर इकोनॉमी में खत्म हो जाता है, आप खुद सोच रहे हैं कि बिजली का मसला हल हो जाए, गैस का मसला हल हो जाए, फर्टिलाइजर फाइन प्रॉपर्ली चलना शुरू हो जाए, सही प्रोडक्शन आती है, और ऑब्वियसली एनर्जी की पूरी जो रेगुलेटरी है, जो इलेक्ट्रिसिटी के इशूज हैं इंडस्ट्री को, वो खत्म हो जाए तो आपकी ग्रोथ रेट भी बढ़ सकता है, आपकी इकोनॉमी अच्छी हो सकती है। अभी सब ओवरऑल जो अमेरिका के साथ हमारे रिलेशनशिप्स हैं बहुत पुराने हैं, और अभी जो हमारे बीच में नेटो सप्लाई के सिलसिले में उनके साथ एक स्टैंड ऑफ सा रहा, ओवरऑल अमेरिका के से हमारी ताल्लुकात की अहमियत के पे आप कुछ नज़र डालेंगे? देखिए ऑब्वियसली उसकी इम्पोर्टेंस तो है, हमारी एक्सपोर्ट होती है, अगर गारमेंट्स हमारा जाता है, हमारी टेक्सटाइल जाती है, ऑब्वियसली इसका इफेक्ट हमें इससे आ सकता है अगर रिलेशनशिप खराब होते हैं। तो हमें तो यही करना है, ऑब्वियसली हर एक मुल्क की ये कोशिश होती है कि मिलजुल के काम करें, जो हमारे इशूज है वो बैठ के टेबल पे बैठ के रिजॉल्व करें। सारी चीजें देखिए टेबल पे अब रिजॉल्व होती हैं और कहीं रिजॉल्व नहीं हो सकती। बहुत शुक्रिया अमीर साहब फॉर योर वेरी गुड इनपुट। ये अमीन यूसुफ साहब थे, फॉर्मर डायरेक्टर के KSE। वो भी यही कह रहे हैं कि ये जो 13,000 है ये सस्टेनेबल है, फंडामेंटल सपोर्ट करते हैं, और जो ये इंडिया पे जो लिया गया वो डिसीजन बहुत ही खुशाइन है। ईरान और अमेरिका के जो ताल्लुकात है उसको हमें समहाउ बैलेंस करना है, दोनों को ही हम नहीं छोड़ सकते। ईरान भी हमारे लिए बहुत अहम है, अमेरिका भी बहुत अहम है, सो वी हैव टू फाइंड सम वे आउट। ओवरऑल ऑप्टिमिस्टिक बातें हुई हैं। नाज़रीन एक और ख़बर है जो आज मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ, और जो बड़ी लॉन्ग टर्म इशू है वो है इन्फ्लेशन का। इन्फ्लेशन आपको पता है पाकिस्तान में 2008 से बहुत ज़्यादा रहा, 30% तक पे हम चले गए, अब घट के नीचे आया है, लेकिन फरवरी के महीने में स्लाइट इंक्रीज़ आई है इन्फ्लेशन के फिगर में, 11.25 पे पहुंच गया कंपेयर टू 10.79 इन जनवरी। इट वाज अगेंस्ट द एक्सपेक्टेशन, एवरीबॉडी वाज एक्सपेक्टिंग कि थोड़ा नीचे आएगा, लेकिन नीचे आने के बजाय ये ऊपर गया है। इन्फ्लेशन का क्या इम्पैक्ट है स्टॉक मार्केट पे, ये इस पे भी हम थोड़ी आज बात करेंगे। जनरली एक
इन्वर्स रिलेशनशिप होता है स्टॉक मार्केट का इन्फ्लेशन से. हायर इन्फ्लेशन मीन्स स्टॉक मार्केट गोज डाउन. उसकी वजह ये बताई जाती है कि जब हाई इंटरेस्ट रेट होता है तो एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन जब ज़्यादा होता है तो इंटरेस्ट रेट भी इसी लिहाज से ऊपर उठ जाते हैं, जिसको फिलिप्स कर्व एक आम फहम ज़बान में कहा जाता है. तो हायर इंटरेस्ट रेट मीन्स हायर डिपॉजिट रेट्स, और उससे जो है फिर स्टॉक मार्केट को जो है ना कंपटीशन हो जाती है बिटवीन डिपॉजिट्स एंड इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक एक्सचेंज. एक नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, और ये आइडियली तो इकॉनमी में इन्फ्लेशन होनी नहीं चाहिए, या हो तो कम से कम होना चाहिए. इस पे भी हम कुछ राय लेंगे अब थोड़ी देर बाद. और हसनैन असगर साहब हमें ज्वाइन करेंगे बहुत जल्द. मगर एक जनरल सी बात मैं ये कहता चलूँ कि महंगाई का जो इशू है इस पे हमें एज ए कौम बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है, और इस पे एक जनरल डिबेट होनी चाहिए, कंसेंसस डेवलप होना चाहिए कि आखिर ये महंगाई है क्या, ये होती क्यों है, इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है. इस सिलसिले में आपको पता ही होगा कि दो थ्योरीज बयान की जाती हैं. एक केनेडियन वर्जन है जो कहता है कि जी ये जब जैसे तेल की कीमत बढ़ती है तो वो सब चीज़ उसकी कीमतें वो बढ़ाता है, इसको कहते हैं कॉस्ट पुश. और इसी तरह फिर वो डिमांड पुल की थ्योरी है कि डिमांड जब किसी वजह से बढ़ जाता है तो इन्फ्लेशन होता है. दूसरी एक थ्योरी है मॉनेटरिस्ट स्कूल ऑफ थॉट की, जो शिकागो स्कूल वाले बात करते हैं. नाज़रीन हमारे साथ मौजूद हैं नूर अली साहब. नूर अली साहब, वेलकम टू द शो. अस्सलाम जी. वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप? बस जी अल्लाह का करम. नूर अली साहब, हम बात कर रहे हैं स्टॉक एक्सचेंज पे. कुछ कमेंट कीजिए कि आज की जो मोमेंटम बिल्डअप हुई है वो कैसी है, कितनी सस्टेनेबल है? आई थिंक हमें ये चीज़ अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं जो हमारी कंपनीज हैं स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड, उनकी ईयर ओवर ईयर अगर हम ग्रोथ देखें, जो अभी CY11 के रिजल्ट्स आ रहे हैं या हाफ ईयरली रिजल्ट्स आ रहे हैं उसके अंदर, तो वो रफली अबाउट 19% के अंदर क्लॉक इन करती है. और अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो 20-23% के रेंज के अंदर ये जो ग्रोथ रही है, अर्निंग्स ग्रोथ है, वो रही है. तो आई थिंक अब तक जो रिजल्ट्स आए उसके अंदर जो हम अर्निंग्स ग्रोथ देख रहे हैं उसकी बेस पर हम डेफिनेटली ये कह सकते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज के अंदर फर्दर पोटेंशियल है. हमने बैंकिंग सेक्टर की तरफ से बहुत जबरदस्त किस्म के डिविडेंड पे आउट्स भी देखे हैं. सुबह बैंक अल्फला का ही हम देख लें, उसने ₹1.5 का तकरीबन डिविडेंड पे आउट किया. तो दिस इज फिनोमिनल. आई थिंक इसकी वजह से जो एक पहले एक इम्प्रेशन था कि शायद हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, जो कंपनीज हैं लिस्टेड, वो इकोनॉमिक जो स्लो डाउन उसके अंदर प्रॉफिट्स नहीं कर सकती हैं, वो अब वेन होता जा रहा है, वो खत्म होता जा रहा है. अली साहब, ये जो इंडिया के साथ जो डिसीजन जो लिया है कैबिनेट ने 2 दिन पहले, उसको आप कैसा देखते हैं? डज यू थिंक दैट इज इम्पैक्टिंग द स्टॉक मार्केट आल्सो? वेल डेफिनेटली. अगर जितना भी हम अगर अपने रीजन के अंदर इकोनॉमिक टाइज इंक्रीज करेंगे, ऑफ कोर्स इंडिया जो है एक इकोनॉमिक पावर है, हमारे रीजन के अंदर एक मेजर पावर है, तो वो तमाम चीजें पॉजिटिव डायरेक्शन में ही जा रही हैं और पॉजिटिव डायरेक्शन में ही हमारी इकोनॉमी को सपोर्ट करेंगी. अगर हम देखें इसको थोड़ा सी पॉलिटिकल व्यू से भी, तो इंडिया जो है इस वक्त इतना पावर के अंदर है कि वो अमेरिका के जो ईरान के सैंक्शंस है उसको भी एक तरह से वायलेट कर रहा है और ईरान के साथ अपने रवाबित बढ़ा रहा है. तो ऑल इन ऑल अगर हमारे भी रवाबित इंडिया के साथ फर्दर बेहतर होते हैं तो आई थिंक दिस इज गोइंग टू बूट वेल फॉर द कंट्री एंड द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान. आपने बहुत इंटरेस्टिंग बात की. इंडिया एंड चाइना डिफाइंग दी ऑर्डर्स ऑफ US रिगार्डिंग ईरान. इसी पे मैं बात करता हूँ. ईरान के सिलसिले में जो अमेरिका हमें धमकी दे रहा है कि आप IPA पे गो हेड ना करें, उस पे आप कुछ कहें. क्या कांट वी आल्सो डिफाई US? देखिए, इसमें डिफाई की बात नहीं होगी. इसमें जो देखना होगा कि US अगर ये कह रहा है कि भाई आप ना कहें, तो US के पास क्या कोई ऑल्टरनेटिव है? एग्जैक्टली. क्या ऑल्टरनेटिव हमें तो क्या चाहिए भाई, आप कहीं से प्रोवाइड कर रहा है पाकिस्तान को? आई थिंक इस वक्त कोई भी चीज नहीं है. एंड जो इन्होंने जो पाकिस्तान ने इनके साथ ईरान के साथ एग्रीमेंट किया था वो इन सैंक्शन से काफी पहले का किया हुआ है. तो इंटरनेशनल रूल्स के मुताबिक अगर पाकिस्तान उन अपने एग्रीमेंट्स को पूरा करता है जिस तरह से चाइना एंड ईरान भी कर रहे हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. लेकिन जाहिर बात है अमेरिका एक हमारा मेजर अलाई है, उसकी एक प्रेजेंस भी अफगानिस्तान में है, तो शायद थोड़ा सी ले देकर चीजें सेटल डाउन हो जाएंगी, बट इट विल टेक सम टाइम.
علی صاحب اس پہ آپ دیکھیں نا, اگر وہ ہمارا اتنا خیر خواہ ہے تو ہمیں کیوں نہیں نیوکلیر انرجی بنانے دیتا, نیوکلیر سے ہم انرجی کیوں نہیں بنا دیتا؟ یہ چیز اس نے انڈیا کو تو دے دی, ہمیں نہیں دی. ہم کیسے الائز ہیں؟ یہ دیکھیں ظاہری بات ہے وہ اس کے اپنے جو ہے کچھ ریزرویشنز ہیں جس کے اوپر امریکہ نے کافی دفعہ ہمیں یہ انڈیکیٹ بھی کیا ہے, اور آئی تھنک ان ریزرویشنز کی بیس پر وہ پرابلم رہے ہیں. لیکن اگر اس کے علاوہ بھی ہم دیکھ لیں تو جس طرح سے چشمہ نیوکلیر پلانٹ کی بات کریں, چشمہ نیوکلیر 2 کے اوپر ہمیں چائنا کی طرف سے کنٹینیوس سپورٹ موجود ہے ہمارے پاس. اینڈ چائنا نے بھی یہی اسٹینس لیا تھا جب امریکہ نے ہمیں اس چیز کی پرمیشن نہیں دی تھی نیوکلیر کی. تو کہ یہ جو ان کے ساتھ ہمارے پاکستان کے ساتھ جو ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں ہماری, بہت بہت شکریہ. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. تھینکس فار یور انپٹ. ناظرین, اسٹاک مارکیٹ پہ آپ نے یہ ہماری ڈسکشن سنی. ہم نے اس پہ 2-3 چیزوں کو ایمفیسائز کیا. 13,000 کے لمٹ کو کراس کرنا, انڈیا سے موسٹ فیورڈ نیشن کی ریلیشن شپ کو اپروو کرانا اس کیبنٹ کا, اور یو ایس کا جو پریشر ہم پہ آیا ہے, ڈائریکٹ دھمکی آئی ہے ایران پائپ لائن کے اوپر, ایران گیس پائپ لائن پہ, اس پہ ہم نے باتیں کی اور آپ نے کنسنسس دیکھا تمام اینالسٹ کے درمیان. ہمیں اپنے نیشنل انٹرسٹ میں جو کرنا ہے ہمیں کرنا ہے. امریکہ کو ہم مینیج کر لیں گے, انڈیا سے ہماری دوستی بہت اہم ہے. اسٹاک مارکیٹ میں انشاءاللہ ہمارے پوٹینشیل ابھی ہے, اس 13,000 پہ یہ آرام سے سسٹین کر سکتی ہے. جیسا کہ ہمارے اینالسٹ نے ٹرن اوور پروفیٹیبلٹی کے بیسس سے بتایا کہ 19% کی پروفیٹیبلٹی اس مارکیٹ میں ہے. اس پوائنٹ آف ویو سے یہ لیول سسٹینیبل ہیں. اسی کے ساتھ آج کا پروگرام ختم کرتا ہوں. خدا حافظ.